हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और हमारे साथ आज के इस फिजिक्स क्लास में आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है क्या? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। इससे पहले वाली क्लास में आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करा दिया गया है। ठीक है, यदि आप इससे पहले क्लास ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास को जरूर देखें। देखिएगा, अक्षीय स्थिति में वैद्युत आवेश और कूलाम, ये सभी चीजें आपको क्या है पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग क्या प्लेलिस्ट में जाकर सब चीजें देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही क्या है खास है, क्योंकि आज की इस क्लास के बाद क्या है आप निरक्षीय स्थिति को भूल नहीं पाएंगे। इतने अच्छे तरीके से हम बताने वाले हैं आपको। जैसे कि आपको दिक्कत होती होगी निरक्षीय स्थिति को सॉल्व करने में, उसका डेरिवेशन लगाने में सभी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, भूल जाते हैं कैसे कैसे स्टेप उसका होता है। तो आज उन सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने वाले हैं। बस आप पेन कॉपी अपने साथ में रखिएगा और क्लास के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि स्पीड नहीं बढ़ाना, क्योंकि कोई भी चीज हमें कब समझ में आती है जब वो नॉर्मल चलता है। ठीक है, तब स्पीड बढ़ाकर देखेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग क्या है अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो अच्छे से तैयारी करना है तो सभी चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस क्लास में पढ़ेंगे क्या? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन, और बिल्कुल अच्छे तरीके से। कैसे? बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो क्या है देखिएगा, जैसे कि आपने अक्षीय स्थिति पढ़ा, क्या पढ़ा? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में हमने बताया कि क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी क्या है परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित होता है और उन द्विध्रुवों पर आवेश स्थित होता है। वो प्लस या माइनस कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पर हम माइनस और प्लस रख के बता रहे हैं आपको। तो क्या है, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी परावैद्युतांक कैपिटल के वाले माध्यम में स्थित है। क्या है, जैसे कि ये द्विध्रुव है हमारे पास, हम इसको मान क्या लेते हैं कि जो द्विध्रुव है ये है हमारा ए, और ये क्या कहां पर स्थित है? जहां पर ये स्थित है इसका परावैद्युतांक क्या है? कैपिटल के है। और ये दूसरा द्विध्रुव है हमारे पास बी। तो क्या है, ये दो द्विध्रुव हैं और क्या है कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इतना हो गया। अब आगे क्या, ध्यान से देखिएगा। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी परावैद्युतांक कैपिटल के वाले माध्यम में स्थित है और इन पर उपस्थित आवेशों, यानी कि इन दोनों पर उपस्थित आवेश, जैसे कि हम उपस्थित इस पर कराते हैं, यहां पर माइनस क्यों कर दे रहे हैं और यहां पर प्लस क्यों आवेश। क्या है, एक मिनट, यहां पर हम कर दे रहे हैं माइनस क्यों आवेश और यहां पर कर दे रहे हैं हम प्लस का क्यों आवेश। इस प्रकार क्या है आवेश उपस्थित होते हैं और इन आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो आपकी क्या होती है? 2L होती है। ध्यान से देखिएगा, पूरी दूरी जो होती है यहां से यहां तक, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L। फिर इसके मध्य बिंदु O जो है, मध्य बिंदु ये जो है O से निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर, निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर, यहां पर बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करना है? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ध्यान सुनिएगा, माना क्या है परावैद्युतांक वैद्युत द्विध्रुव ए व बी परावैद्युतांक कैपिटल के वाले माध्यम में स्थित है। कहाँ स्थित है? जहां ये स्थित है इसका माध्यम क्या है? कैपिटल के। परावैद्युतांक कुछ भी हो सकता है, तो कैपिटल के वाले माध्यम में स्थित है और इन दोनों पर उपस्थित आवेशों के बीच की दूरी 2L और इनके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। ये हो गया। क्या ज्ञात करना है? 2L है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्थित स्मॉल r दूरी पर क्या है बिंदु P है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है। वो कैसे करेंगे हम? इसमें कुछ पॉइंट होते हैं वो आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, इस आवेश के कारण यहां पर जो लगेगा, क्या यहां पर जो लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगा क्या हमारा E2
cos थीटा। क्या होगा? E2 cos थीटा, नीचे की तरफ जो लगेगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा। फिर क्या है, इन दोनों के द्वारा जो परिणामी तीव्रता होगा उसे हम लिखते हैं कैपिटल ई से। क्या लिखते हैं? कैपिटल ई से। अब ध्यान से देखिएगा, इनके बीच बन रहा है कोण। क्या कोण बन रहा है? थीटा। थीटा कोण बन रहा है, इसीलिए यहां पर हम cos थीटा रखे हुए हैं। और इसके साथ में होता क्या है, इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि यहां पर होता है विपरीत हिस्से में जैसे लगता है, नीचे से ऊपर जो लगता है वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो लगता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या है? E1 sin थीटा। और इसके विपरीत में जो होता है E2 sin थीटा। क्या होता है? E2 sin थीटा। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोबारा एक बार, आपको कैसे कैसे लिखना है, ये चित्र कैसे बनाना है, ध्यान से देख लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह आपको चित्र बनाना है। आपको क्या है, सबसे पहले द्विध्रुव बनाना है, बिंदु मानना है, आवेश रखना है, उनके बीच की दूरी 2l रखना है। हाँ, अब हमें मान निकालना है, तो होगा क्या? मान निकालने के लिए मध्य बिंदु O है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? L, और इसके बीच की दूरी L हो जाएगी। इस प्रकार, और इस प्रकार सभी स्टेप आपको बनाकर रखना है और सभी मान भी यहाँ पर लिखना है। फिर लिखना है इधर के आपको, माना वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक कैपिटल K वाले माध्यम में स्थित है। इन पर उपस्थित आवेश -q और +q के बीच की दूरी 2l है। जैसे कि हमने बताया आपको, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, यानी निरक्षीय के बदले देखिएगा अक्षीय स्थिति में क्या था कि एक ध्रुव यहाँ था, एक ध्रुव यहाँ था, तो इसी के अक्ष में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे। अक्षीय और निरक्षीय का मतलब यही होता है कि इसी के अक्ष पर, और निरक्षीय का मतलब कहीं इसके बाहर। तो ये निरक्षीय स्थित है, इसलिए क्या इससे हम स्थित बाहर क्या है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करेंगे। तो जैसे कि हम अक्षीय स्थिति में किए हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे सभी चीजें। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पहले हम लिखेंगे बीच की दूरी, क्या? A और B दोनों से बिंदु P के बीच की दूरी लिखेंगे। तो लिखते हैं द्विध्रुव A व B के B से A व B से बिंदु P के बीच की दूरी, बीच की दूरी देखिएगा, यहां से यहां और यहां से यहां के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसे करेंगे तो एक त्रिभुज इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यदि ये बीच की दूरी जो है ये है r, आपकी क्या है r, और ये है l और ये l, तो कर्ण क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से होता क्या है कि कर्ण बराबर अंडर रूट क्या हो जाता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस आधार का मतलब l स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान जो यहां से यहां तक होगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इसके बीच की भी दूरी उतनी है, यहां पर भी उतनी दूरी है, तो इधर वाला मान भी आपका क्या होगा? क्या होगा? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा। तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। इसलिए दोनों के बीच की दूरी का मान भी क्या आया है? रूट के अंदर क्या? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब आपका इतना हो गया है। देखिए बीच की दूरी जो है वो क्या है? बीच की दूरी AP बराबर BP बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। और आपको ये पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r स्क्वायर होता है। तो जैसे है क्या है अच्छी स्थिति में किए हैं, बिल्कुल उसी तरह स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें यहाँ पर करने वाले हैं। देखिएगा, लिखते हैं पहले बिंदु P पर क्या +q के कारण आवेश और फिर -q के कारण से क्या होगा? इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? ठीक, +q और -q दोनों से। तो यहां लिखना है आपको +q आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या करना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। देखिएगा आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा, आपको क्या है ये सभी चीजें बिल्कुल आज अच्छे से समझ में आने वाली हैं। आज के बाद इससे आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिएगा इतना हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको हम E1 मानेंगे, एक को E1 और एक से E2 मानेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ, देखिए कि E1 और E2 है, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू का मान जो है वो क्यों रहेगा, और R का मान जो है वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, किस दिशा में, BP दिशा में, BP दिशा में। ये BP दिशा से मतलब कि B से P दिशा में, B से P दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब क्या है अगला, यहां पर इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान, ध्यान से देखिएगा स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो कि उसमें क्या था कि जरूरत नहीं थी हमें इसको हटाने की, रूट उसमें नहीं था, रूट था लेकिन क्या था कि उसमें जो सॉल्व किए थे अच्छी स्थिति में, उसमें चीजें हमको बाहर करना था और फिर वर्ग मतलब त्रिज्या गुणा करना था। लेकिन यहाँ पर आपको जो चीजें करनी है वो ध्यान से देखिएगा, देखिएगा वर्ग है तो ये आपका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इस तरह आपको चीजें लिखना है। इसके बाद क्या आपको लिखना है, इसके बाद लिखना है माइनस क्यू के कारण से। ठीक है, लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिएगा यहां से क्या होगा, माइनस क्यू के कारण से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। जैसे कि हम माने कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ से और यहाँ से दोनों पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर प्रभाव उत्पन्न होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्रकाश दोनों का बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है, अच्छी स्थिति में हमने माइनस रखा लेकिन वो अक्ष पर था इसलिए माइनस रखा, क्योंकि विपरीत बन रहा था। ये माइनस और प्लस विपरीत एक सीधी सरल रेखा में बन रहे थे, एक दूसरे के अनुदिश थे, इसलिए क्या उसको हमने माइनस रखा। लेकिन यहाँ पर आपको माइनस नहीं रखना, ये पॉइंट आपको ध्यान देना, ये कुछ अलग है अच्छी और निरक्षी में, तो सभी चीजें ध्यान से देखते रहिएगा। देखिएगा ये जो होता है माइनस क्यों, ये जैसे कि अब माइनस नहीं रखना, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि E2 जो हमारा होगा, E2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, E2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का ये रूट हो जाएगा और ये आपका वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और ये लगेगा आपका AP दिशा में। देखिएगा पहले हम इसको E1 मान लिए हैं, इसको E2 मान लिए हैं, तो आप लोगों का जो मान हो जाएगा वो ये E1 हो जाएगा, क्योंकि यहां से पहले हम इधर मान लिए तो ये हो जाएगा E1। ठीक है, तो जैसे ये बनता है उसे ध्यान देना और इसे E2 कर लिए। ठीक है, क्योंकि इसको पहले हम लिख दिए प्लस वाला और माइनस वाला बाद में, तो आप किसी को भी पहले या माइनस लिख सकते हैं, लेकिन जब जिसको लिखेंगे वही यहाँ पर आपको चित्र में बनाना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसका वर्ग तो आपका होगा क्या, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब इसके बाद होगा क्या, इसके बाद क्या होगा, अब आपको लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित
उपस्थित आवेशों के कारण ऊर्ध्वाधर मतलब कि ये स्थिति जो है नीचे से ऊपर जो लग रहा, ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 sin थीटा व E2 sin थीटा। E2 sin थीटा क्या है, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। क्या विपरीत दिशा में, E2 sin थीटा विपरीत दिशा में है, जिसके कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक मिनट, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। देखिएगा ये सभी पॉइंट आपको लिखना है, तो ध्यान से देखिएगा और ये सभी चीजें आप अच्छे से इसी प्रकार नोट भी करना। तो अगला है क्या, देखिएगा ये तो हो गया, लेकिन क्षैतिज स्थिति में क्या होता है, किंतु क्षैतिज स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा व E2 cos थीटा है, जिनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो होगा इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, लेकिन जो ये विपरीत दिशा में है, जैसे कि हम क्या है एक समान बल से इधर खींचे किसी वस्तु को, एक दूसरे लोग क्या है उसके सामने दूसरे हिस्से में खींचेंगे तो बल क्या लगेगा, मतलब विस्थापन होगा, विस्थापन नहीं होगा। तो क्या है इसी प्रकार क्या होगा, जितना प्रभाव इधर जा रहा है उतना इधर तो एक दूसरे के विपरीत हो जा रहा है, तो इनका परिणामी वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि मान बराबर है, एक विपरीत दिशा में है तो एक प्लस में रखेंगे एक माइनस में रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस घटकर जीरो हो जाएगा, तो उसे हम लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लिखना क्या है, जो क्षैतिज स्थिति में है तो उसे क्या लिखेंगे आप, उसे लिखेंगे क्या आप, देखिएगा होगा क्या, E1 = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, आपको ये लिखने की जरूरत है। अब E1 E2 cos थीटा जो है ये होगा क्या, आगे देखते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अब चीजें क्या होने वाली है, जो मान है वो होगा क्या, देखिएगा E जो हम उधर लिखे हैं क्या लिखे हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये लिखा हमने। अब E E1 का मान जो है वो हमारा क्या है, ये देखिएगा सेम दोनों मान है, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में होने के कारण से दोनों प्लस में है मान, तो क्या हो जाएंगे, दोनों के मान हमें रखना है। यहां पर रखेंगे क्या हम, 1/4πε0 K × Q/r² प्लस L², फिर क्या हो जाएगा प्लस cos थीटा भी यहाँ पर आपको रखना होगा, ठीक है, cos थीटा भी आपको यहाँ रखना है, ये cos थीटा प्लस 1/4πε0 K × Q/r² प्लस L² और cos थीटा, ये हुआ आपका, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, दोनों मान एक जैसे, ध्यान से देखिएगा, दोनों मान एक है, जैसे कि x + x होता है तो दोनों को हम जोड़कर 2x कर लेते हैं, तो इसी प्रकार इसे हमें जोड़ लेना है। तो करना क्या है आपको, कैसे जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा,
ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू 2 इंटू 1/4 K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा। ये इतना हो गया है। आप ध्यान से देखिएगा चित्र में कॉस थीटा का मान हमें रखना है कि क्या होगा। देखिएगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, क्या होता है, कड़ होता है। देखिए लाल बटे कका जो होता है तो आधार बटे कड़ हो जाता है। तो इसमें आधार क्या है, ए ओ और या ओ बी है, लेकिन कड़ दोनों के लिए क्या है, बराबर है, ये और ये। तो आपको ये यहाँ पर रखना है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर ओ ए या ओ बी बटे क्या ए पी या बी पी रखना है। तो कैसे रखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, इसे देखिएगा आप लोग, रखना क्या है कि cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि इधर वाला रखेंगे तो OP बटे AP हो जाएगा, यदि उधर से रखेंगे तो OB बटे BP हो जाएगा। लेकिन दोनों के स्थितियों में जो मान है वो है, आधार क्या है आपका L और कर्ण जो है वो अंडर रूट है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या है, दोनों स्थितियों में आधार आपका क्या है L, ठीक है, और कर्ण दोनों स्थितियों में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। इसी प्रकार आपको सभी चीजें लिखना है स्टेप बाय स्टेप। देखिएगा यदि आपको हमारी क्लास यहाँ तक पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास के माध्यम से अपनी क्या है फिजिक्स को अच्छे कर सके। देखिएगा इसके आगे अब होगा क्या, जो ये हमने ज्ञात किया cos थीटा का मान, इस cos थीटा का मान इस पर रखना है तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, E इक्वल टू 2 इंटू 1/4 K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसका मान रखेंगे तो L अपॉन हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके बाद होगा क्या, 1/4 K इंटू क्यू इंटू इस दो को इसके साथ रखेंगे 2L के साथ, तो ऐसे हो जाएगा, और R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। देखिएगा जो रूट में मान होता है वो हो क्या जाता है अपॉन में, जैसे यहाँ 3 लगा है तो क्या हो जाता है x की पावर 1/3। ये चीजें तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके आगे अब क्या करना है, इसके आगे तो ये होगा क्या, देखिए चूंकि P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है वैद्युत ध्रुव, ठीक है। P इक्वल टू Q इंटू 2L, इसलिए क्या हो जाएगा, E का मान 1/4 K इंटू यहाँ हो जाएगा P। यहाँ पर देखिए ये घातें जुड़ जाए, 2 कम 2 1 3/2 हो जाएगा। जैसे कि हम लिखते हैं x इंटू एक्स की पावर 1/2, तो 2 1 कम 2 3/2 हो जाता, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी करना है, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 2 1 कम 2 1 3/2, इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो मान लिखा है इसको आपको यहां रखना है, लेकिन उससे पहले आपको करना है, यदि R की अपेक्षा L का मान नगण्य हो, यानी कि हो तो L इक्वल टू 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, L इक्वल टू 0, R का मान क्या हो, L के सापेक्ष बहुत बड़ा हो, तब इस L का मान यदि हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाए, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो मान हो जाएगा वो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 K, फिर क्या हो जाएगा कि P हो जाएगा, ये आपका मान जो हो जाएगा ये P, और नीचे क्या हो जाएगा ये R। देखिए L का मान जैसे ही हम 0 रखेंगे R स्क्वायर प्लस 0 की घात 3/2 ऐसे रखेंगे। भाई देखिए 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, उसका कोई मतलब नहीं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 K इंटू P अपॉन क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा R स्क्वायर इंटू 3/2, इतना हो जाएगा। यहां पर ध्यान देना है आपको, कौन सा पॉइंट,
देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू 1/4 K इंटू पी अपॉन आर क्यूब, क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार हो गया है। तो इतना हो गया, ये हो गया आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। लेकिन क्या है, यदि माध्यम आपका दूसरा हो, यदि माध्यम निर्वात हो तो K का मान आपका 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 होगा तो यहाँ पर हमें रखने की जरूरत नहीं है इस K को, तो ये मान हो जाएगा 1/4 K इंटू पी अपॉन आर क्यूब, क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। एक मिनट, ये जब K का मान हम रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, K का मान हम 1 रख देंगे तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, K का मान भी रखने की जरूरत नहीं, पी अपॉन आर क्यूब। ये हो गया आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। ठीक है, लेकिन क्या है, आपको दो चीजें हैं इसमें जो अच्छी और निरक्षीय में, वो ध्यान देना है कि चीजें क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता देने वाली है। तो देखिएगा अंतर क्या है दोनों में, सिर्फ ये आपको पता करना है कि अच्छी स्थिति में क्या होता है कि E का मान जो होता है वो क्या होता है, अच्छी स्थिति में क्या होता है 1/4 K इंटू 2P अपॉन आर क्यूब। लेकिन क्या होता है निरक्षीय स्थिति में, क्या होता है, क्या निरक्षीय स्थिति में जो होता है वो क्या होता है, ये E इक्वल टू 1/4 K इंटू पी अपॉन आर क्यूब, क्या होता है, आर क्यूब। देखिएगा ध्यान से कि इसमें 2P दिया है लेकिन नीचे वाले में सिंगल P है, सिर्फ फर्क इतना ही है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, निरक्षीय स्थिति में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। और आशा है कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपको हम क्या है हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में लिखना है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसे एक बार हो सकता है कि 2 बार करना पड़ जाए, कुछ बच्चे जैसे होता है तो उन्हें थोड़ा कम समझ में आता है, तो क्या करना है कि आपको 1 या 2 बार इसकी प्रैक्टिस करना है, फिर क्या हो जाएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार आगे भी आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों की क्लास आपको मिलने वाली है, जितने डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट वो, ठीक है, और जो मेन पॉइंट है थ्योरी बेस वो भी, और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन की लाइव क्लास आपको दिया जाएगा, मतलब अभी कुछ दिन बाद। ठीक है, तो अभी कुछ 1 या 2 चैप्टर आप पढ़िएगा, उसके बाद फिर हम लाइव क्लास पीछे से आपको क्वेश्चन के देते रहेंगे। तो क्या है, आपको हमारे द्वारा सभी चीजें मिलने वाली है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जुड़े रहने के लिए करना क्या है, आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, यदि सब्सक्राइब ना की हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्या है बहुत दूर अब नहीं है, कुछ ही महीने बाकी हैं। तो आप क्या है मेहनत अब बिल्कुल अच्छे तरीके से कीजिएगा, जिससे कि पेपर में कोई भी पॉइंट आए, नहीं कोई भी टॉपिक आए, तो उसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर जाएं और सोचने समझने में टाइम व्यतीत ना करें, जिससे कि टाइम से ही आपका पेपर सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।